नमस्कार मेरे सेहतमंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे मेहताब। नमस्कार, और मैं हूं आरजे अंकिता। हम फिर हाजिर हैं एक नए जोश, नई उमंग और नई जानकारी के साथ आपके पसंदीदा शो सेहत सही लाभ कई में, क्योंकि जब सेहत होगी फिट तो खर्च जाएंगे मिट। यहाँ मैं आप सबको बताती चलूं, स्वास्थ्य कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से प्रसारित किया जा रहा है। शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। तो चलिए खोलते हैं सेहत के वो राज जो न सिर्फ आपको बीमारियों से बचाएंगे बल्कि आपकी जेब को भी देंगे चैन की सांस। पर पहले एक छोटी सी कहानी। एक युवा दंपत्ति अपनी नन्ही सी बिटिया के साथ एक गांव में रहते थे। खुशहाल जिंदगी थी उनकी और बड़े प्यार से रखते थे बिटिया को। हर सुबह माँ बिटिया के बालों में तेल लगाती, चोटी बनाती और पिता खुद अपने हाथों से नाश्ता खिलाते। पर एक दिन बिटिया को तेज बुखार हो गया। पहले तो दंपत्ति ने सोचा शायद मौसम का असर होगा, लेकिन अगले ही दिन बच्ची की सांसें उखड़ने लगी। गांव के डॉक्टर ने जांच की और बताया न्यूमोनिया है। फिर पूछा क्या टीका लगवाया था? माँ और पिता चुप। बस यही चुप्पी बन गई उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा, क्योंकि कई बार जो बीमारी हमें दिखती नहीं वही सबसे घातक साबित होती है। और उनकी ये चुप्पी उनके बच्चे की सुरक्षा में एक बड़ी चूक बन गई। कई लोग कहते हैं टीके की क्या जरूरत, पर सच तो ये है कि कई बीमारियां चुपचाप आती हैं और जानलेवा बन जाती हैं। जैसे कि मीजल्स, डिप्थेरिया, पोलियो। मीजल्स से निमोनिया और दस्त जैसी जटिलताएं हो सकती है, और पोलियो से जीवन भर की लाचारी। हेपेटाइटिस बी से लिवर फेल हो सकता है। रुबेला गर्भवती महिलाओं के बच्चे में जन्मजात दोष ला सकती है। रोटा वायरस बच्चों में गंभीर दस्त और निर्जलीकरण का कारण बन सकता है। यही वजह है कि भारत का टीकाकरण कार्यक्रम 12 खतरनाक बीमारियों से बच्चों को बचाने के लिए टीके देता है। डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, पोलियो, खसरा, रुबेला, गंभीर बाल क्षय रोग, हेपेटाइटिस बी और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी के कारण होने वाले मेनिनजाइटिस और निमोनिया, रोटावायरस डायरिया, न्यूमोकोकल न्यूमोनिया, इसके अलावा जापानी इंसेफेलाइटिस के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण बिहार सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है। और याद रखिए 5 साल 7 बार। पहला टीका जन्म के समय, फिर 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना, 9 महीना, 1.5 साल और 5 साल पर। अगर इनमें से एक भी टीका छूट गया तो सुरक्षा की दीवार कमजोर पड़ जाती है, बच्चे का भविष्य दांव पर लग जाता है। पर अंकिता, अब भी सवाल तो कई हैं। अगर कोई टीका छूट जाए तो? अगर बच्चा उस दिन बीमार हो, क्या प्राइवेट में टीका लगवाना बेहतर है? और वो जो कहते हैं कि सरकारी सुई में दर्द ज्यादा होता है, उसका क्या? और क्या टीकाकरण के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? बिल्कुल सही सवाल है और जवाब भी जरूरी है। और इसी सोच के साथ मैं और आरजे मेहताब कल पहुंचे एक खास वर्कशॉप में, और हमारे सारे सवालों का जवाब देने वहां कई एक्सपर्ट मौजूद थे। तो पेश है
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ एक महत्वपूर्ण बातचीत, जिसमें शामिल हैं डॉक्टर अजय गुप्ता, राज्य टीकाकरण अधिकारी, डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल, महाप्रबंधक नियमित टीकाकरण, डॉक्टर दीप ठक्कर, उप निदेशक यूपीटीएसयू, डॉक्टर आशुतोष अग्रवाल, WHO NPSP, डॉक्टर प्रफुल्ल भारद्वाज और डॉक्टर आशीष मौर्य, JSI। आइए सुनते हैं कि वे क्या कहते हैं। तो आइए अब हम वही बातचीत को कान खोलकर और बड़े ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि बात है बच्चे के सेहत की। तो आज का टॉपिक इम्यूनाइजेशन है और हमारे साथ जुड़े हैं स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर अजय गुप्ता और जनरल मैनेजर स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट NHM यूपी डॉक्टर मनोज शुक्ल। 2030 इम्यूनाइजेशन एजेंडा की बात करें तो आप जानिए इम्यूनाइजेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ी एक सक्सेस स्टोरी है, जिसमें ये क्लियर कट दिखाई पड़ता है कि हम लाखों करोड़ों बच्चों की जान इस इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से हम बचा पाते हैं। ग्लोबली देखा जाए तो जितनी हमारी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज हैं, वैक्सीन लगाने से हम लोग लगभग 20 से ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज के अगेंस्ट में काम करते हैं और इनसे हम जान बचाते हैं बच्चों की। उससे क्या फायदा होता है कि जो जितनी भी हमारी बच्चों की उम्र है वो लंबी होती है और साथ में एक हेल्दियर लाइफ जीते हैं, बीच बीच में बीमार नहीं पड़ते हैं जो डिफरेंट बीमारियां होती हैं इनकी वजह से। अगर विजन की बात करें कि किस तरह से हम इम्यूनाइजेशन एजेंडे की विजन को देखते हैं, तो वर्ल्ड का कोई भी आदमी किसी भी एज का हो, उसको कहीं भी किसी भी प्लेस पे इसकी वैक्सीन से पूरी तरह से उसको लाभ होना चाहिए, जिससे कोई एक अच्छी गुड और हेल्दी लाइफ जी पाए। इम्पैक्ट क्या होता है कि मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी इससे डिक्रीज करती है। मॉर्टेलिटी का मतलब मृत्यु दर कम हो जाता है और साथ ही मॉर्बिडिटी का मतलब कि बीमारी से होने वाली चीजों से जो बचाव है या फिर उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे वो होता है, उससे बेनिफिट मिलता है हमको, उससे हम बचा पाते हैं। साथ में ये भी हमारा एक इम्पैक्ट आता है कि कोई भी बंदा, हमारा कोई भी बच्चा कहीं से भी छूट ना रहा हो कोई भी वैक्सीन लगवाने से। इस बात के लिए हम पूरी तरह से एसेस देते हैं। कोई जेंडर इक्विटी का मामला होता है, कभी हम बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट करते हैं और ओवरऑल इंश्योर हमको यही करना है कि सभी के लिए एक अच्छी हेल्दी वेल बीइंग लाइफ कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में हो तो उसको मिलना चाहिए। इंडिया के अगर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करें तो UIP बेसिकली यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है हमारा, उसमें क्या करते हैं हम, हमारा जो गोल है कि मोर देन 90% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑल ओवर इंडिया होना चाहिए। दूसरा गोल हमारा होता है कि अभी रिसेंटली हम लोग काम कर रहे हैं कि मीजल्स और रूबेला जो एक बीमारी, जैसे आप जानते ही होंगे कि स्मॉल पॉक्स हम लोग इरिडिकेट कर चुके हैं बहुत पहले ही। MR इसी तरह से मीजल्स रूबेला भी एक खतरनाक बीमारी है जिसके कॉम्प्लिकेशंस काफी ज्यादा बच्चों में होते हैं। तो आप रिसेंटली देख लेंगे बहुत ही कम इस तरह की बीमारियां आती हैं। इनको एलिमिनेशन की बात करते हैं 2026 तक इनकी बात कर रहे हैं। साथ में जो अभी 2013 में हम पोलियो फ्री हो चुके हैं पूरे मतलब अपने इंडिया से, बट अभी भी देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो हमारे पड़ोसी देश हैं, मुल्क हैं, उनके अंदर भी अभी पोलियो के केसेस पाए जा रहे हैं। तो उस चीज की स्टेटस अपने इंडिया के अंदर जो पोलियो फ्री स्टेटस उसको मेंटेन करना। रिसेंटली पहले आपने देखा होगा बचपन में कई बार हम लोग देखते थे कि कुछ 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बच्चे अमूमन वो धनुष टंकार की एक बीमारी होती है जिसको नियोनेटल टेटनस कहते हैं, उनसे काफी कुछ बच्चे हमारे काल कवलित असमय हो जाते थे। तो इस तरह की जो मैटरनल और न्यूनेटल टिटनेस है उनको एलिमिनेशन की जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, एक मिनिमम लेवल पे ही रखना इसकी वैक्सीनेशन से। उसके अलावा जो AFI सर्विलेंस है उसको भी हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करना है। एक ऑब्जेक्टिव UIP का ये भी है कि जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी एक सपोर्टिव सुपरविजन होनी चाहिए, सो दैट कि ये दिखाई पड़े कि जो हमारी ANM है, जो हमारे वैक्सीनेटर्स हैं, अच्छी तरीके से वैक्सीन लगा रहे हैं, प्रॉपरली लगा रहे हैं। अगर कहीं कुछ कमियां पाई जा रही हैं तो उनको हम ऑन द स्पॉट उनको ट्रेन कर पाएं, अगर लगता है कि कुछ ज़्यादा है तो हम उनको रीट्रेन कर पाएं। और जो हमारा UIP प्रोग्राम है, अब तक आप लोगों ने देखा होगा, अब तो हमारे मोबाइल्स में सारी उसकी माइक्रो प्लानिंग होती है। उसके अलावा डिजिटलाइज कर चुके हैं हम लोग सारे के सारे अपने उसको, और अगर जरूरत है फील्ड के अंदर या कहीं भी तो केस बेस्ड स्टडी के बाद या फिर डिजीज बर्डन को देखते हुए कोई न्यूअर वैक्सीन इंट्रोड्यूस करनी है, इस पे भी ये भी एक हमारा एम्स ऑब्जेक्टिव है। रिसेंटली मैं आपकी जानकारी में दे दूं कि आने वाले दिनों में डेफिनेटली UIP के अंतर्गत हम लोग
HPV वैक्सीन इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद हो सकता है टाइफाइड की भी वैक्सीन हमारी UIP में फ्री हमारी जनता के लिए अवेलेबल हो। सो अभी जो बात हो रही थी टीकाकरण कैसे हम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कितना महत्वपूर्ण है और कितना सुरक्षित है, तो हम बहुत कॉन्फिडेंट से कहना चाहेंगे कि जो भी टीकाकरण हम बच्चों के लिए या गर्भवती माताओं के लिए कर रहे हैं ये पूर्णतः सुरक्षित है और ये उनके स्वास्थ्य के वर्धन के लिए, यानी कि उनको जीवित बनाए रखने के लिए, उनको किसी बीमारी से बचाए रखने के लिए, उनको अच्छा प्रोडक्टिव बनाए रखने के लिए हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। रही बात वैक्सीन्स कैसी हैं, तो वैक्सीन्स की क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज गवर्नमेंट सिस्टम में नहीं किया जा रहा है। वो मैन्युफैक्चरर से लेके बेनिफिशियरी तक, चाहे वो शिपमेंट हो रहा हो बड़े लेवल पर या फाइनली ब्लॉक लेवल से किसी आउटरीच सेशन साइट पर शिपमेंट हो रहा हो, इन सभी पर वैक्सीन की जो कोल्ड चेन है, जो तापमान है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का, उसको मेंटेन करने का पूरा प्रयास किया जाता है। और इसको मेंटेन करने के लिए इवन नेटवर्क भी हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क है। और इस नेटवर्क से हम कहीं पर भी कोल्ड चेन के ब्रेक को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहीं ब्रेक तो नहीं हुआ, या स्टोरेज कहाँ कितना हो रहा है ये भी हमें पता है। तो इस तरह से हमारी वैक्सीन बहुत ही सुरक्षित है, बहुत ही किफायती, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इस वजह से जो हमारे बच्चे हैं या गर्भवती माताएं हैं उनके लिए आसानी से उपलब्ध है। अब मैं बात करूंगा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की, जिनसे कि हम टीका लगा रहे हैं वो क्या तालिका है और किन किन बीमारियों से हम बचाते हैं। तो अगर कोई गर्भवती महिला गर्भ का पता चलते ही पहला टीका लगवा लेती है और 1 महीने बाद दूसरा टीका लगवा लेती है, तो गर्भावस्था में टिटनेस और डिप्थीरिया, इन दोनों बीमारियों से वो स्वयं भी सुरक्षित रहती है और उसके बाद उसका जो बच्चा है वो करीबन 6 सप्ताह का समय तक सुरक्षित रहता है। 6 सप्ताह के बाद हमारा वैक्सीनेशन बच्चे के लिए स्टार्ट हो जाता है। यदि कोई गर्भवती महिला एक बार प्रेगनेंसी में पूरा टीका करवा लेती है और विद इन स्पैन ऑफ 3 इयर्स दोबारा उसको प्रसव होना है, तो हम TD बूस्टर देते हैं। तब हमें 2 बार टीके लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, मात्र 1 टीका लगाना पर्याप्त है और ये गर्भ का पता चलते ही लग जाना चाहिए। और इस टीके को हम बूस्टर का नाम देंगे और इस तरह से उसका टीकाकरण कंप्लीट हो जाता है। बच्चों में अगर टीकाकरण की बात करें तो बच्चों में एट बर्थ जो हमारी इंस्टीट्यूशन डिलीवरीज हैं, जो अस्पताल में बच्चे पैदा हो रहे हैं, चाहे सरकारी में चाहे प्राइवेट में, दोनों ही स्थानों पर BCG जो टीबी का टीका है इसकी पहली डोज, हेपेटाइटिस B की 0 डोज, यानी कि बिल्कुल चूंकि जन्म के समय ही लग रही है, और इसको 0 इसलिए भी कहा जाता है कि ये 24 घंटे के अंदर ही लग सकती है। तो अगर बच्चा पैदा हुआ अस्पताल में और वहीं पर उसको 24 घंटे के भीतर हेपेटाइटिस B की 0 डोज दे दी जाए, तो इसका फायदा यह होगा कि अगर खुदा न खास्ता मां को हेपेटाइटिस B पहले से बीमारी है तो बच्चे में ये ट्रांसमिट नहीं होगी। इसी तरह से तीसरी जो OPV की डोज है वो हम देते हैं, और ये सारे टीके बच्चे के डिस्चार्ज होने से पहले, मां के डिस्चार्ज होने से पहले अस्पताल में ही लग जाने चाहिए, और बेहतर है कि लेबर रूम में ही या PNC वार्ड में पहले 24 घंटे में ही ये टीके लग जाए। अगर किसी भी कारण से ये टीके वहां पर नहीं लगे हैं, देन वी रिकमेंड कि BCG का टीका तो आप साल भर तक लगवा सकते हैं, BOPV 15 दिन तक लग सकती है, अन्यथा फिर जो OPV हमारी टीकाकरण में लगती है कार्यक्रम में वो लगेगी, लेकिन हेपेटाइटिस B का टीका फिर आप नहीं लगवा सकते। जिन बच्चों को जो घर पे पैदा हुए हैं या ऐसी जगह पैदा हुए हैं जहां पर टीकाकरण नहीं हो पाया है, तो हम उन बच्चों को सीधे 6 सप्ताह की आयु पर 5 टीके देते हैं, और 5 टीकों में OPV जो पोलियो वैक्सीन है, पेंटावेलेंट की फर्स्ट डोज, फ्रैक्शनल IPV जिस पर बात की थी अभी डॉक्टर अजय ने, उसकी फर्स्ट डोज, रोटा वायरस वैक्सीन की डोज और PCV, ये 5 टीके हम 6 सप्ताह पर देते हैं। 6 सप्ताह के बाद 4 सप्ताह के अंतराल पे यानी कि 10 सप्ताह पर हम 3 टीके देते हैं, BOPV2, पेंटा2, RVV2, और 14 सप्ताह पर फिर वही 5 टीके की नेक्स्ट डोज मिल जाती है जो 6 सप्ताह पे लगाए गए थे, यानी कि OPV, पेंटा, FIPV, RVV, PCV। 9 से 12 महीने पर हम मीजल्स और रूबेला का एक टीका देते हैं, विटामिन A की खुराक पिलाते हैं,
जापानीज इंसेफेलाइटिस जो प्रदेश के ईस्टर्न यूपी में वो काफी प्रभाव रखता है और करीबन 42 जिलों में हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, तो वहां पर जापानीज इंसेफेलाइटिस की फर्स्ट डोज देते हैं। पीसीवी का बूस्टर भी हम देते हैं, जिस डोज को हम फर्स्ट और सेकंड डोज को 6 और 14 सप्ताह पर दे चुके हैं, उसका बूस्टर हम पीसीवी का देते हैं। और इसी तरह से एफआईपीवी जो फ्रैक्शनल आईपीवी है उसकी भी थर्ड डोज देते हैं। तो इस तरह से 9 से 12 महीने पर हम टीका देते हैं। और अगर बर्थ डोज से लेके 9 से 12 महीने तक के ये सारे टीके किसी बच्चे को मिल जाएं तो इस बच्चे को हम पूर्ण प्रतिरक्षित भी कहते हैं, यानी कि 1 साल से कम उम्र के जितने भी टीके लगने हैं, यदि वो सारे टीके इस बच्चे को मिल गए हैं तो हम बच्चे को पूर्ण प्रतिरक्षित, फुल्ली इम्यूनाइज कहते हैं। लेकिन अभी काम समाप्त नहीं हुआ है। 16 से 24 महीने पर बूस्टर्स की नेक्स्ट डोज यानी कि डीपीटी का बूस्टर, बीओपीवी का बूस्टर, मीजल्स रूबेला की सेकेंड डोज, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की सेकेंड डोज और विटामिन ए, ये सभी हमें देना होता है। और इसी तरह से 5 से 6 साल पर हम डीपीटी का सेकेंड बूस्टर देते हैं, उसको कवर करता है। यानी कि अगर 5 साल की उम्र तक 7 कॉन्टैक्ट्स में और हर कॉन्टैक्ट में ये सारे टीके लग जाएं तो बच्चा काफी हद तक सुरक्षित है। और ये जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज हैं ये या तो बिल्कुल नहीं होंगी, और अगर हो भी जाएंगी तो उनका जो खतरा है, जो उनकी धार है, उनकी जो पैनापन है, जिसकी वजह से बच्चे की मौत तक हो सकती है या बच्चे को हॉस्पिटलाइज रहने की नौबत आएगी, वो सब कम हो जाएगा। फिर हम 10 और 16 साल पर TD10 और TD16 देते हैं। ये सभी लड़के और लड़कियों को जो हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं बच्चे 10 साल के और 16 साल के, हम उनको दे रहे हैं। मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि अगली 24 तारीख से, यानी कि 24 अप्रैल से जब इम्यूनाइजेशन वीक भी शुरू हो रहा है, 10 मई तक हम लोग पूरे प्रदेश में स्कूलों में पढ़ने वाले 10 साल और 16 साल के जो बच्चे हैं, जो कि क्लास 5 और 10 में आमतौर से होते हैं, उन सभी बच्चों को TD10 और TD16 का टीका लगाने जा रहे हैं। ये पूरी कैंपेन पूरे प्रदेश में होगी कि हम केवल अस्पतालों में ही टीका नहीं लगा रहे हैं। लगभग 92% जो टीके हैं, जो सत्र हैं, वो हमारे VHND विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेज में हो रहे हैं, जो आउटरीच सत्र हैं। और शहरों में भी यही है। शहरों में भी हम अपने PHCs, CHCs और जिला अस्पताल के अलावा कई घरों में, कई मोहल्लों में कुछ सेंटर्स बने हुए हैं, सेशन साइट्स हैं, वहां पर टीकाकरण कर रहे हैं। तो इस तरह से लगभग 92% तो आउटरीच के सत्र होते हैं। लगभग 5.4% सेशंस जो हैं वो हमारी पब्लिक फैसिलिटीज, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHC, PHC, मेडिकल कॉलेज या और भी जो सब सेंटर्स वगैरह हैं, हम वहां पर करते हैं। 2.5% अन्य स्थान हैं और 0.5% प्राइवेट हॉस्पिटल्स है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो योगदान है टीकाकरण में वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो भी महत्वपूर्ण है। वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो संस्थागत प्रसव शहरों में हो रहे हैं या जो एफ्लुएंट सोसाइटी के लोग हैं, उनके टीके वहां पर लग रहे हैं, तो हम उनसे भी संपर्क में रहते हैं और जो भी उनकी रिपोर्टिंग है उसको भी शामिल करते हैं। टीका लगाते हैं तो हम अभी WHO के आंकड़े में आपको दिखा रहा था कि 24-25 में लगभग 83% बच्चे तो फुल्ली इम्यूनाइज थे, लेकिन रिमेनिंग जो 17-18% बच्चे हैं वो हमारे पूरी तरह से प्रतिष्ठित नहीं है। उनमें से कुछ तो लगभग 1-2% ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई टीका लगवाया ही नहीं। हो सकता है वो माइग्रेटरी पॉपुलेशन के हों, हो सकता है वो विरोधी परिवार हों, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई टीका नहीं लगवाया। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि शुरुआती डोज लेने के बाद, चाहे वो बर्थ डोज मिली हो, चाहे वो 6 सप्ताह पर मिली हो, उसके बाद उनका टीकाकरण कंटिन्यू नहीं हो पाया और दे आर पार्शियली इम्यूनाइज्ड। वो अधूरा टीकाकरण है। और ये अधूरा टीकाकरण, या जिन बच्चों ने बिल्कुल भी टीकाकरण नहीं लिया है, जब उनके परिवारों से बात हुई कि क्या कारण है कि आपने टीकाकरण नहीं करवाया है, तो कई कारण निकल के आए। कुछ ने कहा साहब हमसे तो किसी ने संपर्क ही नहीं किया। लगभग 25% ने कहा कि हमसे किसी ने संपर्क ही नहीं किया। 33% ने कहा कि साहब हमें जो टीकाकरण के बाद कुछ दुष्प्रभाव हो जाते हैं, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, उनकी वजह से डर लगता है। बुखार आ जाता है, दर्द हो जाता है, रात भर बच्चा रोता है। तो ये कुछ कारण है।
कहीं फोड़ा ना हो जाए। तो ये तकलीफें हैं, इसलिए हम बच्चे को टीका नहीं लगवाते। कुछ बच्चे यात्रा में होते हैं, कहीं गए हुए थे, मौके पे नहीं थे, शादी ब्याह में चले गए थे। कुछ बहुत खुलेआम मना कर देते हैं, जैसा बीमार वगैरह हम कुछ नहीं, हम तो टीका लगवाएंगे नहीं, हमारे खानदान में किसी ने नहीं लगवाया। कुछ में अवेयरनेस गैप है, उनको बताया तो गया टीका लगवाने, लेकिन उनको इतना नहीं लगता कि उनके लिए 3 बार लगाने की जरूरत है। एक बार टीका लग गया, अब बाकी कंप्लीट करने की क्या आवश्यकता है। कभी कभी हमारे भी ऑपरेशनल गैप्स हो सकते हैं कि हम जहां सत्र लगाना था, एएनएम बीमार हो गई, वो नहीं लगा पाई, या और कोई कारण है, बाढ़ आ गया, तो ऑपरेशनल गैप्स भी हो सकते हैं। तो ये तमाम कारण हैं जिनकी वजह से टीकाकरण नहीं हो पा रहा है उन बच्चों का जो पार्शली इम्यूनाइज हैं या अनइम्यूनाइज्ड हैं। बट मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों को भी हमने टीकाकरण नहीं किया है, यानी कि जो अनइम्यूनाइज्ड हैं या जो पार्शली इम्यूनाइज्ड हैं, जिनको पूरा टीकाकरण नहीं मिला, वो खतरे में है। और न केवल वो स्वयं खतरे में हैं, बल्कि अपने आसपास के और बच्चों में भी टीका न लगने की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनके प्रसार को करने में योगदान देते हैं। वो बच्चे जो इम्यूनिटी में कंप्रोमाइज्ड हैं, गंभीर रूप से बीमार हैं, उन बच्चों में भी खतरा ये पैदा करते हैं। जो वैक्सीन अवॉइडेंस बिहेवियर है उस पर भी बात करते हैं। मैंने भी एक स्लाइड में आपको दिखाया था कि कुछ लोग टीका लगवाना ही नहीं चाहते, चाहे वो डरते हो एईफाई से, या उनको कोई भ्रम हो कि बच्चा नपुंसक हो जाएगा, या कुछ और समस्या है, वो नहीं लगवाना चाहते। कुछ लोग सरकारी सेवाओं से नाराज होते हैं कि सब कंट्रोल का राशन नहीं मिला था इसलिए टीका नहीं लगवाएंगे, सब हमें कॉलोनी नहीं मिली इसलिए टीका नहीं लगवाएंगे। तो ये तो मतलब एक इस तरह की बात हो गई कि एक सर्विस नहीं मिली तो दूसरे को मना कर दिया। बट ओवरऑल दिस विल हैम्पर देयर ओन लाइफ, उनके अपना बच्चे के जो जीवन है उसके लिए वो खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए एक कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पर जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं वो इन वैक्सीन अवॉइडेंस बिहेवियर वाले लोगों से रूबरू होते हैं। आशा, आंगनवाड़ी और एएनएम तो स्वयं प्रयास कर ही रही हैं। इसके बाद ब्लॉक पर एक ब्लॉक रिस्पांस टीम बनी हुई है, और वो ब्लॉक रिस्पांस टीम जो है उन लोकल इश्यूज को, कि वहां उस लोकली कौन प्रभावशाली है या किसकी बात समझेंगे, या क्या मान लीजिए राशन कार्ड के ही इश्यूज हैं तो उनको वो प्रशासनिक लोगों से, अधिकारियों से मिलके सुलझाने की कोशिश करते हैं। पोलियो में और नियमित टीकाकरण में फर्क नियमित का ही है, जो डॉक्टर मनोज ने बताया भी था। पोलियो आपने एक बार पिला दिया, अगली बार जब आए तब आपने पिला दिया, दैट्स ऑल, उसमें कोई ऐसा फॉलो अप नहीं था। बट फॉर रूटीन इम्यूनाइजेशन, अगर आपने एक वैक्सीन लगवा ली, एक विजिट कर ली, उसके बाद अगर आप छूट गए तो दैट इज इनकम्प्लीट। शहरी क्षेत्रों में जो अर्बन हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या सीएचसीज है, वहां पे प्रतिदिन टीकाकरण लग रहा है, जिसका कम्युनिटी में संदेश जाना बहुत जरूरी है कि अब ऐसा नहीं कि खाली वहां पे बुधवार और शनिवार को ही टीका लगाए जा रहे हैं। अब तो किसी भी दिन जाके लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग संडेज। जो हमारे यूपीएससी हैं वो सोमवार को छोड़ के हर दिन टीकाकरण कर रहे हैं, और जो जिला अस्पताल है, जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल है, वहां पे मतलब पूरे 7 के 7 दिन टीकाकरण किया जा रहा है। साथ साथ एक और भी चीज दूसरी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ज्यादातर शहर के लोग प्राइवेट सेक्टर को प्रेफरेंस देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अर्बन के जो यूपीएससीज हैं उतने ज्यादा अच्छे से नहीं बने हुए, वहां पे टीकाकरण की सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है। तो इसको और अच्छा बनाने के लिए, ग्लोबल स्टैंडर्ड का सेंटर बनाने के लिए एक मॉडल इम्यूनाइजेशन सेंटर का कॉन्सेप्ट लेके आया गया है, जो हर जिले में स्थापित होना है। अभी तक हमारे पास लगभग 20 जिलों में 43 उन्नत किस्म के टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए, जहाँ पे उनको अच्छा सा एम्बियंस दिया जाता है। वहाँ पे सारा कुछ सिस्टम्स है कि वेटिंग के लिए एक प्ले एरिया बना हुआ है, ताकि 30 मिनट तक अपने बच्चे को वहां पे छोड़ सकें, ताकि वैक्सीन के लगने से अगर कुछ दुष्प्रभाव होते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग की जा सके। तो वो भी एक अच्छा माध्यम रहेगा लोगों को जागरूक करने के लिए कि हमारे पास अब ग्लोबल स्टैंडर्ड के सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं। एक जो जैसा आपने भी कहा, माइग्रेशन की एक समस्या है। बच्चा चला जाता है और फिर हमें नहीं पता लगता कि उसको दूसरी जगह उतने टीके लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। तो ये कैसे देखा जाए कि बच्चे को सारे टीके लग रहे हैं, भले ही वो माइग्रेट हो गया है तो दूसरी जगह लग पा रहे हैं कि नहीं लग पा रहे हैं, या फिर वो आया है तो कितने लगा के आया है।
इसके बारे में हम कैसे जानकारी लें, नंबर 1। तो इसका सिंपल आंसर है यूविन। अभी हम लोगों ने एक यूविन ऐप लॉन्च किया हुआ है, जो लास्ट ईयर से हम लोगों ने सारे बच्चों का टीका इस पे रजिस्टर्ड होता है, और ये ऑल ओवर इंडिया, ये बच्चा कहीं भी जाएगा तो ये मोबाइल नंबर से लगभग इनका रजिस्टर्ड होता है, आधार लिंक होता है, कहीं भी टीका लगवाएगा तो वो एक मैसेज क्लियर बच्चे के फैमिली के पास भी आता है, और साथ में हमारी उस एएनएम के पास आता है कि उसने टीका लगवा लिया है। तो क्लियर हो जाता है कि इसने बच्चे को टीका लगा है कि नहीं लगा है। अगर नहीं लगा, ड्यू डेट पे इसकी मैसेजिंग भी आती है। तो अब ये समस्याएं लगभग खत्म हो चुकी हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया। एक तो जो हमारी हायर सोसाइटी है, वहां भी मैंने देखा है कि जैसे गवर्नमेंट में जो है 7 या 8 टीके हैं, जो भी अभी आपने बताया है 15-16, लेकिन जब आप जाएंगे हायर सोसाइटी में या प्राइवेट सेक्टर में जब आप जाएंगे टीकों के लिए, तो वहां पे कई सारे टीके हैं, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर से और भी ज्यादा है। तो क्या वो सभी भी जरूरी हैं जो एक्स्ट्रा टीके वहां पे लगवाए जा रहे हैं? पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा ये है कि वहां पे एक चीज और भी कही जाती है कि पेनलेस टीके हो गए हैं, जिससे बच्चों को दर्द नहीं होगा, और जो सरकारी टीके जो मुफ्त में लोगों को मिल रही है, उसके लिए वहां पे 2,500 तक एक टीके के पे करने पड़ते हैं, कहीं 5,000 भी होता है। तो क्या वाकई में ऐसे टीके हैं जो पेनलेस होते हैं? वैसे मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे हैं भी, लेकिन अगर है तो प्लीज आप बताइए हमें इसके लिए। देखिए, सवाल सोना जी आपका बहुत ही अच्छा है। मेरा ख्याल है हम सभी लोग इस पे जवाब देना चाहेंगे। देखिए, प्राइवेट सेक्टर्स में जो अभी हमने आपको एक बीच में स्लाइड में देखा होगा, नटागी की बात की थी, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप, वो डिसाइड करती है कि किसी डिजीज का बर्डन कितना है, उस वैक्सीन को लाने से मैक्सिमम बेनिफिट हमारी जनता को कितना मिलने वाला है। तो नेशनल यूआईपी शेड्यूल में, नेशनल शेड्यूल में हमेशा वो टीके लाए जाते हैं जिसमें हम कम पैसों में मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट दे पाएं और मैक्सिमम मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी डिक्रीज कर पाए। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरह से वो डिसाइड होता है कि उसके बाद डिजीजेस बहुत हैं, वैक्सीन पूरी दुनिया में काफी, जब हमने बात की तो 20 डिजीजेस की बात की जो वर्ल्ड के अंदर आपको दिखाई पड़ रहा था कि ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं, बट हम लोग नेशनल यूआईपी में इसमें 12 डिजीज की बात करते हैं, तो यानी 8 अभी भी बची हुई हैं। तो ये चूंकि रिसेंटली अभी ये वैक्सीनेशन अभी हमारे प्राइवेट सेक्टर्स में है, तो डेफिनेटली वो महंगी होंगी। और दूसरा जो सवाल था आपका पेनलेस और उसकी बात कर रही है, तो ऐसी सुई का इंजेक्शन का दर्द तो सभी को होने है, प्लस जो हमारा पेंटावेलेंट वैक्सीन है उसके अंदर थोड़ा सा जो बाकी कंपोनेंट्स होते हैं उसकी वजह से दर्द होता है। डेफिनेटली 1-2 वैक्सीन ऐसी हैं, उस पर डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि मतलब उसको पेनलेस कह सकते हैं, बट उसमें भी पेन होता है, क्वांटिटी ऑफ पेन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो वो अपनी चीज को, जैसे होता है ना प्राइवेट में, अगर हमने दुकान खोल के बैठे तो हमारी चीज बहुत बढ़िया है साहब, और गवर्नमेंट तो ऐसे कर रही है। अगर गवर्नमेंट एक साथ देखिए 57 लाख बच्चों को टीका लगा रहे हैं, तो उसमें ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में 1 लाख, मैंने कई अच्छे पीडियाट्रिशियन देखे, वो खुद ही कहते हैं, मोटिवेट करते हैं कि भाई देखो मेरे यहाँ तो ये 3,000 का लगेगा, जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन की बात करें मैं आपसे, और आप सरकारी में चले जाओ फ्री लगता है। तो वो खुद ही मोटिवेट करते हैं कि अगर तुम्हारा पैसा है तो आओ मेरे पास लगवाओ, और नहीं तो सरकारी में जाओ। कोल्ड चेन का मेंटेनेंस देखा किस तरीके से हम लोग, कितना बढ़िया तरीके से मैन्युफैक्चरर से हमारे पास वैक्सीन बेनिफिशरी तक जाती है, और हर जगह टेम्परेचर लेवल लगा हुआ है कि 2 से 8 डिग्री पे मेंटेन हो रही है। सर, एक मिथ और भी है कि ये कहते हैं हर वैक्सीन के बाद हल्का फीवर आना आम बात है, बट उसमें ये भी कहते हैं कि जो पेनलेस वैक्सीन है उससे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वहां पे मतलब सिकाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वेलिंग नहीं आएगी, फीवर भी नहीं आएगा। तो ऐसा भी है क्या? देखिए, केवल पेंटावेलेंट जो हमारी वैक्सीन है वो मेन फीवर का रीजन है, बाकी बहुत सारे उस पर फीवर नहीं होता है, कम ही होता है। तो जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डोज हम 6, 10 और 14 वीक्स पे दे रहे हैं पेंटावेलेंट, उसमें हमारा जो ये फीवर और पेन का कॉम्पोनेंट है वो आता है। बाकी वैक्सीन में फिर हमें ज्यादा पैरासिटामोल सिरप या इस तरह की दिक्कत नहीं आती है। एक चीज और जो आपने कहा सिकाई की बात, तो सिकाई पे मैं कहना चाहूंगा कि हम गर्म सिकाई को मना करते हैं, नहीं करते, बात करते हैं, हम कोई भी गर्म सिकाई की बात नहीं करते हैं। तो ये भी कई बार पेरेंट्स को लगता है कि टीका लगा है तो गर्म हॉट वाटर बॉटल लगा दें, तो दैट इज रॉन्ग। आइस क्यूब्स या ठंडा पानी का अगर सिकाई करेंगे दैट विल बी बेटर। तो श्रोताओं, आपने हमारे एक्सपर्ट्स को सुना और जाना कि क्यों रूटीन इम्यूनाइजेशन हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। अगर कोई टीका छूट जाए तो घबराएं नहीं, सीधे जाएं और अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या आंगनवाड़ी से जानकारी प्राप्त करें।
और एक जरूरी बात, अगर आपके आसपास कोई परिवार उलझन में है, डर में है या भ्रम में है, तो आप पहल करें, उन्हें सही जानकारी दें। ये सिर्फ एक माँ बाप की नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते फिर से याद दिला दें, टीका समय पर लगवाएं, बीमारी और खर्च दोनों बचाएं। याद रहे, 5 साल 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में सेहत सही लाभ कई के नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए लेते हैं साथ साथ शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।